हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हाजिर हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसके अंतर्गत जो अति संभावित क्वेश्चंस होते हैं उसको करा रहा हूँ। तो इसके पहले बहुत सारे पार्ट मैंने डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट पार्ट आपका, जो ये करंट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पर जो है ध्यान से आप जो है ध्यान केंद्रित करेंगे और एक एक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में। तो जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खैबर दर्रा ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, पाकिस्तान में खैबर दर्रा। ठीक है, जो पासेज होते हैं, जिसको पास कहा जाता है, दो पर्वतों के बीच के जो रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं, ये सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, या केरला के अंदर, या तमिलनाडु के अंदर। तो सेवराय पहाड़ियाँ ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। तमिलनाडु के अंदर ये विस्तारित हैं पहाड़ियाँ जो हैं, सेवराय की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आता है, लेकिन ये ज़्यादा विस्तारित कहाँ पर है? तो सेवराय पहाड़ियाँ ज़्यादातर तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत विस्तारित हैं। तमिलनाडु राज्य में ये इनका विस्तार है, सेवराय पहाड़ियाँ का। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ। पारसनाथ ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ इसको कहते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर की, जो छोटा नागपुर पठार की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वो पारसनाथ चोटी है। महाबलेश्वर आप देखेंगे तो महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। बाकी पंचमढ़ी देखेंगे तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और धूपगढ़ देखेंगे तो धूपगढ़ भी आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पंचमढ़ी और ये जो धूपगढ़ है, दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो जो महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। और पारसनाथ ये छोटा नागपुर का पठार जो है उसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। नेक्स्ट है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो अभी हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और ये नए प्रधानमंत्री बेल्जियम के कौन है? तो आप देखोगे बार्ट डी डेबर, बार्ट डी बेबर, बार्ट डी बेबर ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, आर्कटल सिडनी क्लासिकल खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? किताब नहीं, खिताब है ये, इसको खिताब कहते हैं, खिताब। तो आर्कटल सिडनी क्लासिकल खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? सौरव घोषाल के द्वारा, दीपिका पल्लिकल के द्वारा, ज्योत्सना चिनप्पा के द्वारा, या अभय सिंह के द्वारा। तो आप देखोगे तो ये जो खिताब जीता गया है, सौरव घोषाल के द्वारा जीता गया है, सौरव घोषाल। ठीक है, तो सौरव घोषाल के द्वारा आर्कटल सिडनी क्लासिकल खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1904 में ये संगठन बना था और इस संगठन का नाम था अभिनव भारत संगठित, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत ये जो संगठन था, अभिनव भारत, ये इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1904 में। 1904 में ये बना। और ये कहाँ पर बना था अभिनव भारत संगठन? तो जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस दौरान इस संगठन का निर्माण किया गया था। और इस संगठन का निर्माण आप देखोगे तो किया गया था बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर, या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका निर्माण किया गया था महाराष्ट्र के अंदर, अभिनव भारत का। ठीक है, सॉरी, बंगाल के अंदर। कहाँ पर किया गया था? बंगाल के अंदर।
बंगाल के अंदर, ठीक है, सही विकल्प होगा बंगाल, अभिनव भारत संगठन। नेक्स्ट है हमारा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? जॉर्ज यूल को, विलियम बेडरमंड को, एओ हुयूम को, अरविंदनाथ टैगोर को। तो जो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला समझौता करने के लिए जिनको चुना गया था, जो अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे आपके एओ हुयूम, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ हुयूम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा ये बनाई जाती है, ये पूछा गया हमसे। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण, सभी प्रकार की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? नागरिकता से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत? तो जो नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं, वो 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। तो 5 से 11 तक जो है नागरिकता के बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है मतलब नए राज्य का गठन कौन कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, ये पूछा गया हमसे। तो नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? तो नए राज्य के गठन की जो शक्ति निहित है, हमारे संसद में निहित है। हमारे संसद के द्वारा ही किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। संसद में हमारी संसद के द्वारा ही किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? पागलपंथी विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा, गारो का, कोल का, संथाल का, ये जनजातियां हैं। तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था, किस जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था? पागलपंथी विद्रोह को किस जनजाति के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है? पागलपंथी विद्रोह का ये पूछा गया है। तो गारों के द्वारा, गारो जनजातियों के द्वारा पागलपंथी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, अमीरे कोही। तो अमीरे कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अमीरे कोही ये जो है एक सैन्य विभाग था। क्या था ये? सैन्य विभाग, अमीरे कोही। तो अमीरे कोही एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। और इस सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस विभाग की जो स्थापना की गई थी, इस विभाग का जो निर्माण किया गया था, ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अमीर कोही। तो अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना, जिसको सैन्य विभाग कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण किया था, ठीक है, अपने शासनकाल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पराग्वे और उरुग्वे की सीमा पर, अर्जेंटीना और पेरू की सीमा पर, बोलीविया और उरुग्वे की सीमा पर, बोलीविया और पेरू की सीमा पर। तो जो हमारा प्रसिद्ध, हमारी जो झील है प्रसिद्ध टिटिकाका झील, टिटिकाका झील को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी कहा जाता है। जो हमारी टिटिकाका झील है, इसको दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहते हैं, और ये है आपके बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत पूछा जाता है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वो भी टिटिकाका झील है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। दोनों देश हैं, बोलीविया और पेरू आपके, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है?
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी कहलाती है? सबसे बड़ी विश्व की झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसको क्या कहते हैं? उसको कैस्पियन सागर कहते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील भी कहलाती है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहलाती है। खारे पानी की, ठीक है, खारे पानी की झील। तो जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी है? वो आपकी कैस्पियन सागर झील है। यही दुनिया की सबसे बड़ी, यही विश्व की सबसे बड़ी झील भी कहलाती है और यही विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल, दस्ते लुट, तकलामाकन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो विश्व का जो सबसे बड़ा अ, शुष्क मरुस्थल कहलाता है वो आपका कौन सा कहलाता है? पेंटागोनिया का शुष्क मरुस्थल। विश्व का जो सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ये आपका अर्जेंटीना के अंदर स्थित है पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। लेकिन पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सही विकल्प होगा हमारा डी। विश्व का जो सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है आपका गोबी का मरुस्थल है और ये आपके मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। मंगोलिया और चीन की सीमा पर, मंगोलिया और चीन, ठीक है। तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर है गोबी का मरुस्थल और ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहलाता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को, दक्षिण अफ्रीका को, कांगो को या जर्मनी को? तो बड़ा वनों का देश जो कहा जाता है, वनों का देश किसको हम कहते हैं? वनों का देश कांगो को कहते हैं। कांगो को वनों का देश कहा जाता है, ठीक है। कांगो रिपब्लिक इसका पूरा नाम है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश पड़ता है कांगो रिपब्लिक और कांगो रिपब्लिक को ही वनों का देश कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा, पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है? पटाका, पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है? तो आप देखोगे पटाका जो है ये किस देश की मुद्रा का नाम है? समोआ। समोआ देश है, ये आप देखेंगे प्रशांत महासागर में एक देश पड़ता है उसको कहते हैं समोआ। तो ओशनियाई महाद्वीप के अंतर्गत आता है समोआ और पटाका इस देश की मुद्रा है, पटाका, ठीक है। तो पूरब में है प्रशांत महासागर के अंतर्गत ये देश समोआ और इस देश की मुद्रा का नाम है पटाका। तो आज के जो महत्वपूर्ण सारे प्रश्न थे उनके बारे में हमने बात किया। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ और इसके अंतर्गत जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रेलवे वगैरह में आते रहते हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो आप सारे एपिसोड देखेंगे तो आपका जो जीके वाला पोर्शन होता है काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन मैं रखता हूँ जो अति महत्वपूर्ण होते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। आप देखेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहीं से आते रहते हैं, ठीक है। तो यही लेवल होता है क्वेश्चनों का और यहीं से आते आते रहते हैं सारे प्रश्न। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ज़्यादा कंटेंट होगा आपके दिमाग में और आप जो है उसको जो है इस तरह से जो है हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला चल रही है एक एक एपिसोड आप देखिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में कल लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।